हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधी बात करूंगा दोस्त कि आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय, या इसी को गॉस के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल वे में, मतलब हम कह सकते हैं आसान शब्दों में सिखाने वाले हैं। और एक बात आपको सभी को पता ही होगा कि ये टॉपिक 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज अगर आप 5 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिनको डेरिवेशन से बहुत डर लगता है, डेरिवेशन समझ में नहीं आता, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीधी फोकस के साथ समझते हुए चलिएगा, समझ में आ जाएगा जी, आसानी से आ जाएगा। चलिए तो आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस प्रकार कहता है, स्थिर वैद्युत में गॉस के प्रमेय क्या कीजिए, लिखिए। तो गॉस का प्रमेय लिखिए या गॉस का नियम कह देता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो यहां पे हमने गॉस का नियम को लिख दिया है। क्या हमने लिखा है, थोड़ा एक बार पढ़कर सुना दे रहे हैं। तो हमने लिखा है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये हमारा लिख दिया गया है। अगर आपको समझ में ये नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको समझा देते हैं, याद हो जाएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको ये जो डेरिवेशन है, ये अगर आपको समझना है ना, तो इसके लिए जरूरी है आपको कि आप चित्र जो है, चित्र को आप आसानी से समझ पाए। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं, फिगर समझ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए जी, एक ये हमारा एक पृष्ठ है, एक गोलीय बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। एक गोलीय बंद पृष्ठ है एस, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसका केंद्र जो है ना वो ओ है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो इससे बहुत सारे विद्युत फ्लक्स निकलेंगे। तो ये विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं यहाँ से। अब इस गोले की जो त्रिज्या है सपोज दैट आर है, और यहां पर हम देखिए ये एक पूरा गोला है, और एक इसका छोटा सा हम एक हिस्सा ले लेते हैं, ये इतना, ये एक अल्पांश पृष्ठ, ये वाला एक छोटा सा हम हिस्सा ले लेते हैं। जैसे कि आप तरबूज एक गए होंगे तरबूज खरीदने, तो कहेंगे सर पका हुआ है, तो वो कहेगा हाँ जी पका हुआ है। तो आप कहेंगे एक एक छोटा सा एक पीस निकाल कर हमें दिखाओ। तो वो क्या करता है, इस तरीके से वो चक्कू से क्या करेगा, वो काट कर और निकाल कर आपको दिखाता है ना। तो एक बड़ा सा ये पृष्ठ है, सरफेस है, और इसका एक छोटा सा भाग उसने निकाला। तो वैसे ही यहाँ पे एक पूरा ये पृष्ठ है एस, और इसका एक छोटा सा ये हम पृष्ठ ले रहे हैं, एक छोटा सा पृष्ठ है जिसको हम डी एस से दर्शाते हैं। डी हमने इसलिए लिखाया, एस मतलब अल्पा, एस मतलब पृष्ठ है, और डी क्यों लगाया, क्योंकि छोटा दिखाने के लिए डी हम लगाते हैं। इसके बीच में एक ऐसे बीच वाला भी ऐसे बनता है, यहाँ पे एक बिंदु होता है जो है पी, और इस पर ये लंब है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण थीटा है। और यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको फिगर जो है ना, ये आपको फिगर याद रखना है। ये फिगर जो नहीं समझा वो कुछ नहीं समझा, और जो फिगर समझ लिया सब समझ लिया। चलिए आशा करता हूं आप समझ के होंगे। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इसको एक बार मैं बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। आपने क्या लिखा है, माना एक बंद पृष्ठ एस है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसका केंद्र ओ है, और केंद्र से आर दूरी, गोले की जो त्रिज्या है वो आर है। बस इतना आप लिख देंगे, इतना भी बहुत है, बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको कर देना है। अब आता है यहाँ पे हमारा कि नियम सर बता दीजिए, नियम क्या है, सोच रहे होंगे आप। तो चलिए नियम हम याद करा देते हैं। तो नियम यहाँ पे ये है ना, कि यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि किसी भी ये बंद एक पृष्ठ है, देखिए पूरी तरीके से बंद है ना, तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले जो कुल वैद्युत फ्लक्स होते हैं, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत जो फ्लक्स होते हैं, वो इस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε गुना होते हैं, 1/ε गुना होते हैं। समझ रहे हैं, मतलब क्या बात बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के
वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होते हैं। यही तो बात हमसे कहा गया, यही बात हमने लिखा है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। समझ गए ना। चलिए यहां से यही यही बात हमसे कहा गया है। इसी को थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 में गुणा होगा तो Q हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो एक बार और मैं चाहूंगा कि मैं चाहता हूं ना कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में ही आपको नियम याद हो जाए। ठीक है, रटना बाद में नहीं है, आप यहीं से याद कीजिए। क्या बोलेंगे, यहां पे नहीं, यहां से समझिए। आप बोलेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होती हैं। यही तो बोलना है। और इसी को अगर Q1 में गुणा होगा तो Q हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मेन फॉर्मूला आता है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देंगे, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप लिख देंगे। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लिख देंगे। अब आता है कि इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना होता है। अगर 2 नंबर में हमसे पूछता है ना, 2 नंबर में, हालांकि 2 नंबर में बहुत कम बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछता है तो केवल इतना इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा। परंतु ज्यादातर ये 5 ही नंबर में पूछा गया है, तो 5 नंबर में पूछा जा रहा है, इसीलिए हमें इसको प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हमारा गणना ये होगा कि इस जो हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ में से ये एक छोटा सा हमने अल्पांश पृष्ठ डीएस लिया हुआ है ना, तो इससे कितने विद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं उनकी हम गणना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ जो है, अल्पांश पृष्ठ डीएस, इससे निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ डीएस से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला पहले हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ए और कॉस थीटा होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे ही अगर हम डीएस के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले फाई ई लिखेंगे, परंतु एक चीज आप यहाँ पे आगे लगाएंगे हम डी। क्यों डी लगाएंगे, क्योंकि अल्पांश छोटे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो जिस तरीके से छोटे पृष्ठ के लिए डी हमने लगाया था, तो उसी के लिए इस यहाँ पे भी डी लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि छोटे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। और उसके बाद ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई लगा देंगे। फिर ए क्या है, ए यहाँ पे पृष्ठ है, और यहाँ पे पृष्ठ कौन सा है, एक छोटा सा पृष्ठ डीएस लिए हुए है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे डीएस लिखेंगे। और ये कॉस थीटा है तो फिर से हम कॉस थीटा लिख देंगे। समझ रहे हैं। तो यहां से हमारा ये हमारा क्या मिल गया, यहां से हमारा ये फॉर्मूला मिल गया, यहां से हमारा ये फॉर्मूला मिल गया। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया कि इस अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। जैसे ये मिल गया तो इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। अब दूसरा, अब यहाँ पे हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, अब हमारा दूसरा यहाँ पे ये काम रहेगा कि इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि ये ना समझे कि डेरिवेशन में ये है, ये तो हमें प्रूफ करना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप याद रखेंगे। अब दूसरा अब हम क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ जो S है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाली
कुल वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स की अब हम यहाँ पे गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम गणना कैसे करते हैं समझ लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, ओनली फाई लिखेंगे। असंपूर्ण पृष्ठ के लिए निकलने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हमने अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाला है ना, डी फाई ई, इसी का अगर हम समाकलन कर देते हैं, समाकलन, तो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि समाकलन का मतलब होता है छोटे 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 का योग। अब ये जो पूरा एक बड़ा सा पृष्ठ है, ये इस तरीके से छोटे छोटे भागों से मिलकर ही तो बना होगा ना। और समाकलन का मतलब ये होता है छोटे छोटे का योग। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाइए, क्योंकि बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाएंगे। और क्लास 12th के स्टूडेंट अभी समाकलन पढ़े भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी पहला चैप्टर, अभी तो समाकलन आपको टाइम आएगा तब आप मैथ में पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप उतना विशेषकर जानते नहीं है, तो इतना जान जाइए केवल बाबू कि हम क्या कर देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है ना, इसका हम समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये फाई ई हो जाएगा, और ये हमारा समाकलन, अब फाई डी फाई का मान क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, तो ये हम लिख देंगे ई डी एस और फिर कॉस थीटा, ये हमने लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये हमारा फाई ई हो जाएगा। अब ई का हम मान रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है। फिर डी एस होता है, फिर कॉस थीटा होता है, तो ये हमने इतना लिख दिया। फिर देखिए कितना फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा, एक ये फॉर्मूला का भी हमने यूज किया है। फिर एक हम जानते हैं, ये जो घन कोण होता है ना, घन कोण डी ओमेगा, तो यहाँ पे समझिएगा घन कोण का भी एक फॉर्मूला होता है, सॉरी मैं ये कह दूं, घन कोण का एक फॉर्मूला होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू होता है डी ओमेगा इक्वल टू। तो ये बताइए यहाँ पे भी अगर देखेंगे डी एस कॉस थीटा अब बाई आर स्क्वायर है, ये कुछ भी है, डी एस कॉस थीटा तो ये ऊपर है और ये आर स्क्वायर नीचे है, तो इतने के जगह पर, इतने के जगह पर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही बात अब हम आगे यहाँ पे कर देंगे, फाई फाई ई इक्वल टू ये समाकलन 1/4πε0, ये क्यू हो जाएगा, इंटू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं कि आई थिंक, हाँ जी, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा फाई ई है। अब देखिए यहाँ पे जो समाकलन अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपको मालूम चलेगा, और जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है वो समझ लें इतनी बात कि जो समाकलन में जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो समाकलन से अपने आप बाहर निकल जाती हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हम ये कह सकते हैं हिंदी में नियत मान, नियत जो वैल्यू होते हैं, मतलब स्थिर वैल्यू, जैसे 4 है तो 4 ही है, तो वही स्थिर वैल्यू है जी। तो इसी प्रकार यहाँ पे स्थिर वैल्यू है कौन कौन सा, तो 1/4πε0 एक नियतांक है, और यहाँ पे क्यू भी, आवेश जो है ये भी एक नियतांक है। तो ये हमारा इतना, ये बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही समाकलन से बाहर निकल जाते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे अब समाकलन क्या हो जाएगा, केवल बचा डी ओमेगा का, तो डी ओमेगा का समाकलन होगा। समझ रहे हैं। एक और बात मैं बता दूं कि डी ओमेगा का समाकलन होता है तो इसका मान होता है 4 पाई। तो ये बताइए जब इसका हम समाकलन अगर हम हल करते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, 1/4πε0 इंटू क्यू, इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई, इतना आ गया। अब ये बताइए इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? ये हमारा बताइए यही तो है हमारा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ जी? यहाँ पे देख लीजिए फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ तो हो गया ना? तो ये बात है जी। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टेप याद रखना है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि डेरिवेशन अगर आपको समझना है तो आपको तीन चीजें मोस्टली याद रखना है। सबसे पहला आपको है कि फिगर, अगर आपने फिगर नहीं समझे तो कुछ भी आपने नहीं समझा, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, फिगर अगर आप समझ गए तो दूसरा आपका ये कर्तव्य है स्टेप याद रखना कि किसके बाद हमें क्या करना है। जैसे कि हमें स्टेप याद था कि सबसे पहले इस छोटे पृष्ठ के लिए हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर हमें इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है। और जैसे ही दोनों निकल जाएंगे, जब दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे ना, तो उसमें ही हमारा आ जाएगा ये वैल्यू। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको स्टेप याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अदरवाइज अगर आपको समझ में अच्छे से आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ गए। ठीक है? दूसरी बात मैं ये कहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपकी और भी बेहतर तरीके से तैयारी करा सकें। ठीक है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक आपने सीक्वेंस वाइज अगर इंपॉर्टेंट केवल टॉपिक की ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भैया बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो मैं ये कहूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री की सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। और करेंगे कैसे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का लिंक हमने दे दिया है, केवल क्लिक कीजिए, सीक्वेंस वाइज फ्री में सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। और टॉपर नोट्स अभी तक आपने फुल नोट्स, मैं यहाँ पे टॉपर नोट्स का नहीं बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी फुल नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, फुल पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। फिजिक्स की ओनली पीडीएफ नोट्स आपको 99 में मिल जाएंगे, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो वो 199 में मिल जाएंगे। तो इस नोट्स को लेकर अभी पहले 2-3 महीने आप बेसिक लेवल से आप तैयारी अपना कर लीजिए, यही सबसे अच्छा रहेगा। तो पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर उसी समय पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है? चलिए दोस्त, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।